बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जाती उम्रा लाहौर की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फरवरी के इंतखाबात के बाद ये बड़े सियासी जो लोग हैं ये शरीफ खानदान की एक छत के तले जमा हो चुके हैं, तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका तो इत्तेफाक एक हो गया है क्योंकि उनका मकसद भी एक नजर आता है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये मकसद सिर्फ आईनी तरमीम की मंजूरी तक ही महदूद रहेगा? इस पूरे मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कहीं भी नजर नहीं आती, वो मुकम्मल इस वक्त गायब नजर आ रही है। वजूहात के ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब से कि होने क्या जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा, और अगर फिर भी ये सब कुछ होता है तो इसमें जो वकला का किरदार है वो कहां पर और कितना नजर आएगा, ये आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो आज इख्तिताम पजीर हो गया है। मत को इस इजलास के ऊपर बेहद सराहा है, लेकिन देखना यह है कि सरमायाकारी की मुनासबत से पाकिस्तान और जो हमारी इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसको कितना फायदा इससे हासिल होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सियासत की बात होगी, लेकिन कह सकते हैं बखैर आफियत कामयाबी के साथ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का देखा, वो जो एक हमें नजर आता है इंतशार, वो नजर नहीं आया हमें। जी, बहुत ही शुक्र की बात है कि SCO की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो गई और बड़ी कामयाब हो गई, बगैर किसी फायरवर्क्स के, कोई ऐसे तनाव के हो गई। मगर जो है ओवरऑल तो वैसे SCO ये एक बहुत 40% दुनिया की आबादी को ये नुमाइंदगी करते हैं, पूरा यूरेशिया का खिता है, ये उसकी नुमाइंदगी थी। मगर इसके यहाँ जो सारी जो घूम फिर के नज़र रहती है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे रहती है, और वहाँ पे बड़ी मुस्बत तरीके से हुआ। तो इन रिटर्न जो है बिलावल भुट्टो साहब को भी जवाब देना पड़ा, मगर यहाँ पे ना तो हमने मेहमान के होते हुए हमने भी बड़ी एक बड़ा ठहराव दिखाया, और उनकी तरफ से भी बहुत जो तकरीर की गई वो एक डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने हल्का सा ये ज़रूर इशारा किया कि क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके बगैर जो है इलाकाई ताउन नहीं हो सकता। मगर क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इसलिए हमारी अपनी पाकिस्तान की शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान से हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर होता है, इंडिया हमारे पे इल्ज़ाम देता है, हम उस पर लेता है, मगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को नाम लेके उन्होंने नहीं कुछ किया। तो मगर यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई, मगर हुकूमत जो है और वो इस वजह से भी बड़े अच्छे तरीके से हो गई कि PTI ने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने अपना एहतजाज कैंसिल कर दिया। हालांकि हुकूमत ने, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन थी हुकूमत की, और ये गलबन शक पड़ता था कि शायद ये चाहते थे कि कोई वो ऐसा काम करें जिससे उनके ख़िलाफ़ उनकी बदनामी हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐन उससे चंद दिन पहले इमरान खान से मुलाकातें बंद कर देना, और फिर आखिरी दिन तक ये लारा लगाए रखना कि जी मुलाकात कराई जाएगी, और उनके डॉक्टर को नहीं मिलवाया गया। मगर शुक्र है कि वो प्रवोक नहीं हुए और उन्होंने जिम्मेदारी से मनाया। मगर हुकूमत के लिए अभी बजाय इसके कि अभी उन काफ़ी सारे मेहमान अभी भी नहीं गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और हुकूमत का भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने उसको बड़ी अच्छे तरीके से करवा लिया, और ये क्रेडिट ले सकते थे और इनको लेना चाहिए। मगर इनका ध्यान जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपल्शन सारा उस तरफ चला गया है। कल से ही, कल दोपहर को भी जो है वो आईनी तरमीम जो करना चाहते हैं उसी के मुतल्लिक कल भी काम होता रहा, आज भी होता रहा। अभी मेहमान गए नहीं हैं, तो सारी जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो जाती उम्रा में वहाँ मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच गए हैं। जिस तरह आपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि जाती उम्रा की रौनकें बहाल हो गई हैं, वो सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे अभी सूरत हाल ये है कि सारा जोर जो है अभी SCO की बजाय इसके कि हम ये करते कि क्या उसकी तफसीलात थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आफ्टर ऑल यहाँ पे चीन का बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उनकी क्या क्या तशवीश थी, क्या क्या कितनी उनकी तसल्ली तशफ़ी की गई। रूस का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, यहाँ ईरान का डेलीगेशन आया था, ईरान का और इसराइल का तनाव चल रहा है। इन चीज़ों पे बात करने की बजाय वो हुकूमत ने खुद ही सारी जो एकदम से इसका
पहिया का रुख जो है वो अपनी ये जो आईनी तरमीम की तरफ चले गए हैं। अब सूरत हाल वहाँ पे ये है कि एक तरफ ये है कि आईनी तरमीम होती है, नहीं होती, क्या होती है, क्या क्या तरमीम सुजेस्ट की जाती हैं, क्या कंसेंसस बनता है, नहीं बनता, किस तरीके से होता है, लोटे बनाए जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले ही ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि हर सूरत में बाय हुक और क्रुक उन्होंने ये करवाना है, चाहे मखसूस नशिस्तों का देखते हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाया जाता है या ऑलरेडी जिस तरह सेनेटर जरका की एक सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो उनके ख़ानदान के बच्चों के साथ शायद उनके साहबजादे मिसिंग हैं, और MNAs की चल रही हैं कि वो उनके ख़ानदानों पे दबाव हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ दौड़े हुए हैं। अख्तर मेंगल साहब की चल रही है, ट्वीट आई हुई है कि जनाब मुझे तंग किया जा रहा है, मेरे ख़ानदान को और मेरे 2 सेनेटर्स को जो है उनके ख़ानदान को तंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन मामलात की तरफ है। PTI फिलहाल तितर बितर हुई हुई है। मैं आपसे पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात करूंगी अगर आपकी इजाज़त हो, तो मुझे कुछ मजीद भी गुफ्तगू करनी है शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इंडियन जर्नलिस्ट हैं निरुपमा सुब्रमण्यम साहिबा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी, निरुपमा सुब्रमण्यम, इनका तारुफ करवा दूं कि ये सीनियर वहाँ पे काफ़ी जरीदों में, अखबारात में ये एडिटर के ओहदे पे रही हैं, और पाकिस्तान में ये 4-5 साल एज कॉरेस्पॉन्डेंट काम करती रही हैं हिंदू अखबार के लिए। तो यहाँ SCO की कॉन्फ्रेंस अभी आज ही निरुपमा उसका इख्तिताम हुआ, अभी काफ़ी मेहमान नहीं गए, मगर वहाँ देखा इंडिया के अंदर भी जो है ना डोमेस्टिक कंपल्शंस जो हैं वो कनाडा के साथ जो टिट फॉर टैट आपका चल रहा है उधर मशगूल हो गए हैं, और हमारे यहाँ भी ये जो आईनी तरमीम चल रही हैं और यहाँ की आपस की जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं वो SCO लोगों को ऑलरेडी भूल गई है और सारा ध्यान डोमेस्टिक उस पर आ गया है। पर मैं चाहूँगा कि पहले आपके ओवरऑल ये मुझे आप अपने व्यू दीजिएगा कि कोई वो जो इंडिया पाकिस्तान के SCO के अंदर जो है वो फायरवर्क्स जो होते थे वो शुक्र है कोई ऐसे नहीं हुए, ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव सा इमेज आया, क्या कहेंगी? आई एग्री विद यू आमिर कि इस बार जो SCO में हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बेहतर भी नहीं हुए और कुछ घटे भी नहीं, मतलब वो इक्वल ही रहे, जैसे थे वैसे ही हैं। और इसके लिए वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। लास्ट ईयर जहाँ गोवा में यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम के थे बिलावल भुट्टो आए थे, तो जो एक तरह के विदाउट एनी डायरेक्ट एक्सचेंज जो फायरवर्क्स अलग अलग हुए तो उससे माहौल ख़राब हो गया, एंड आई थिंक वो SCO पूरा ओवरशैडो हो गया उससे। एंड आई थिंक अ गुड मैसेज उससे SCO से एक अच्छा मैसेज नहीं गया। आई थिंक दिस टाइम एक शायद डिसीजन था कि इसको क्लीन रखेंगे, और वैसे भी दोनों साइड से था कि बायलैटरल एजेंडा तो है ही नहीं, और सिर्फ मल्टीलैटरल या SCO का जो कमिटमेंट है उसे फुलफिल करना है, और उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए जयशंकर ने पहले ही कह दिया था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, कि मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई बायलैटरल एजेंडा नहीं है मेरा। जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा था जब वो यहाँ गोवा आए थे कि मेरा कोई बायलैटरल एजेंडा नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा है कि जब भी कोई इवन मल्टीलैटरल मीटिंग्स, मल्टीलैटरल इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान शामिल होते हैं तो कुछ ना कुछ बायलैटरल उसमें निकल ही आता है। और इस बार भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई, पर एक एक्सपेक्टेशन था, ड्रामा था कि एक मतलब ड्रामा नहीं था पर एक एंटिसिपेशन था कि कुछ होगा। आपने कहा भी कि कोई नेगेटिव चीज़ हुई ना कोई बेहतरी आई, पर मैं समझता हूँ बेहतरी आई एक ही है कि 10 साल बाद 9 साल बाद जो है कोई भारत का कोई वजीर खारजा यहाँ पे आया। दूसरा कोई बायलैटरल कोई उस तरह की फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई, मगर लंच पे और लॉबीज में जो विजुअल्स आए
तो उसमें एक बड़ी स्माइलिंग फेसेस थे, हल्की फुल्की स्लाइटली चिट चैट, स्लाइटली मोर देन चिट चैट भी नजर आई। जो विजुअल्स आए, हमें उसकी डिटेल नहीं पता है क्या बातें हुई डार साहब में और जयशंकर में, पर विजुअल्स आए जिसमें कम से कम स्माइलिंग फेसेस थे उनके। एक दूसरा कि उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने जो फर्म इंडिया की पोजीशन है वो ज़रूर ली, मगर उसके अंदर जिस तरह गोवा में नाम लेके पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान ने भी इंडिया का नाम लेके एक दूसरे के ऊपर वो जो एक ना जाइब्स फेंकी गई थी, इस दफ़ा उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कहा कि ताउन के लिए बड़ा ज़रूरी है, मगर स्पेसिफिक नाम लेके नहीं किया। अब वो बड़ा ओपन है कि हमें भी शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान के साथ वो भी हमारे यहाँ करते हैं, या इंडिया पाकिस्तान की एक्विजिशन है, मगर स्पेसिफिक नहीं था। क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूंगी कि हमारे रिलेशंस इतने फ्रोजन हैं कि जब वो एक पोलाइट कॉन्वर्जेशन होता है, जो कर्टियस एक्सचेंज होता है, उसको भी हम एक एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखने लगते हैं कि हाँ कुछ हो गया, कुछ पॉजिटिव हो गया। दिस इज जस्ट आई वुड से इट्स अ सिविलाइज्ड एक्सचेंज, दैट इज ऑल। उसमें कोई टू टेल यू फ्रैंकली आमिर, मुझे नहीं लगता कि कोई बायलैटरल एटमॉस्फेयर में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि पहली बार 9 साल में एक यहाँ से एक हाई लेवल पर्सन वहाँ पे गए हैं, एंड दैट इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। बट बियॉन्ड दैट आई डोंट सी व्हाट इट इज, क्योंकि इस वक्त दोनों कंट्रीज में एक एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे कि इस पे कुछ बिल्डअप करे। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर दूं प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अब महाराष्ट्र के इलेक्शन आएंगे और आगे और भी इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन होंगे, तमिलनाडु के इलेक्शन होंगे, तो हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन आते रहेंगे। एंड एट दैट टाइम ये कोई improving relations with Pakistan is seen here एक risky proposition है for the leadership, political leadership। और आगे आपके यहाँ भी कोई ऐसा माहौल नहीं है? पर हमारे यहाँ ये SCO ऑलरेडी, मैंने कहा बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पोलिटिकल कंपल्शंस जो हैं इज ऑलरेडी फॉरगॉटन। आई सी द सेम थिंग इन इंडिया। वहाँ भी अब SCO का फोकस कोई इतना नहीं रहा कि जितना कि ये कनाडा वाला इशू डोमिनेट कर गया है। एम आई राइट टू असेस दैट? मैंने आपसे बातचीत शुरू ही की थी बिफोर द प्रोग्राम के यहाँ पे SCO का पहले पता ही नहीं चला, क्योंकि उसी दिन ये जो कनाडा का था, कनाडा के एक्यूजेशंस हैं हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो वो ही बहुत बड़ी चीज इट बिकेम अ बिग न्यूज इवेंट, और थोड़ा SCO ओवरशैडो हो गया उससे। और मतलब मीडिया डोमिनेटेड बाय दैट, बाय कैनेडियन एलिगेशंस, एंड SCO में अगर कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाती तो कोई जैसे आप कह रहे थे कुछ शोडाउन हो जाता या कोई ब्रेक थ्रू हो जाता। ये तो निरुपमा कॉस्मेटिक चीजें हैं जिसका आपने कहा कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज भी बड़े गौर से देखी जाती है कि कौन देख के हंसा एक दूसरे की तरफ दोनों तरफ। मगर कॉन्क्रीट ये है कि एक्चुअली हमारे इंडिया और पाकिस्तान के एक बहुत ज़्यादा आगे ख़राब होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात वहाँ से आ रही है कि वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। अगर वो उसके ऊपर जिस तरह इंडिया प्रेस कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर सकते हैं दोनों के तल्लुकात। इट विल बी अ वर्चुअल वॉर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है वो लाइफ लाइन है वाटर, इंडिया भी उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। हाउ डू यू सी दैट? No, I see that Indus Waters Treaty is a very important signal actually कि इंडिया ने डिमांड खड़ा किया कि हम इसका रिवीजन चाहते हैं। Now Indus Waters Treaty का अगर रिवीजन आपको चाहिए तो the two sides have to sit together और एक पूरा अग्रीमेंट चाहिए दोनों के बीच में कि अब इसको रिवाइज करेंगे और एक दूसरा ट्रीटी लेके आना होगा। उसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। सो द टू साइड्स हैव टू सिट टुगेदर। और आपको पता ही है कि 10-15 साल से
दोनों साइड साथ बैठ ही नहीं पाए एक भी चीज के लिए, हमें छोटी से छोटी चीजें रह गई हैं, इवन वीजाज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें ना जब वो कहते हैं कि इंडस वाटर्स ट्रीटी हमें रिवाइज करना है, तो ये एक तरह का सिग्नल है कि देयर इज नो that things are not going forward definitely। नहीं, मगर निरुपमा एक है कि एक बड़े अच्छे माहौल में म्यूचुअली बेनिफिशियल उसको इम्प्रूव करना, एक है कि यूनिलैटरली जो है इंडिया की तरफ से वाइब्स इस तरह की आ रही हैं कि एज इफ टू प्रेस उसको एक ना पुश करके यूनिलैटरली करना, उसमें एक फ़र्क आ जाता है। हमें यहाँ वाइब्स ये वाली आ रही हैं। प्लस साथ में मैं चाहूँगा कि कश्मीर भी क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ एक बड़ी बात है कि हो जाना ही बड़ा अच्छा है और शायद वहाँ पे कोई रिलीफ आता है तो उसका असरात भी पाकिस्तान इंडिया पे पड़ते हैं। ये कैसे इन दोनों चीज़ों को मिला के देखेंगी आप? नहीं, देखिए, कश्मीर में इलेक्शंस हो गए, उमर अब्दुल्ला की आज स्वेरिंग हो गई, चीफ मिनिस्टर बन गए वो, और उन्होंने कहा भी है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन कि मैं कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता हूँ बीजेपी के साथ, एंड 370 हटा दिया है। तो उनका था कि वी विल ब्रिंग बैक 370, but everybody knows that it is difficult to bring it back. So what is awaited in India is how does Pakistan see these elections? What is Pakistan's view on these elections? क्योंकि वहाँ से इतना कोई substantive रिएक्शन नहीं आया। एक आई थिंक एक प्रोफॉर्मा जो रिएक्शन था कि यस वी हैव, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट रिएक्शन सो वेल राइट नाउ, इट वाज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट वी डोंट, देयर इज नो पॉलिसी राइट नाउ, पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन कश्मीर। जब 370 हटाया गया तो एक शॉक था और एक एक सरप्राइज एलिमेंट था उसमें, हमारी तरफ भी था, जाहिर है आपकी तरफ तो था ही। सो उसके बाद जो आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स निकले, पहले तो देयर वाज सम काइंड ऑफ पैरालिसिस, देन आपकी तरफ से ये था कि स्टेटहुड मिल जाए, फिर था कि स्टेटस को एंटी पे चले जाएंगे। सो देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन ऑन योर साइड। नहीं, मैं बस उसमें निरुपा, ये पाकिस्तान की पोजीशन जो मुझे समझ आई है वो इस बात पे ही खुश हैं कि बीजेपी वहाँ पे नहीं जीत सकी, मगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इससे क्या लोकल कश्मीरीज के लिए कोई कम से कम 370 अगर नहीं भी है तो कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि नहीं मिलता तो फिर इनके लिए भी वो एक नरम पोजीशन करना मुश्किल हो जाता है। बल इसके ऊपर बात जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। हम वी हैव टू रिवर्ट टू आवर लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस देयर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए आपके बेहद शुक्रिया। अभी जरा दाखिली सियासत की तरफ चलते हैं आमिर साहब, और आप जिन आईनी तरमीम के ऊपर बात कर रहे थे, अभी उसके ऊपर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो अख्तर मेंगल साहब की अभी आई है तकरीबन 20 मिनट पहले। वो ये कहते हैं कि जी जो हमारे लॉजेस हैं इस्लामाबाद में वहाँ पर रेड किया गया है और हमारे सेनेटर हैं कासिम साहब, वो अपने बेटे समेत इस वक्त गायब कर दिए गए हैं, और हमारी सेकंड सेनेटर जो है नसीमा साहिबा वो अपने अपार्टमेंट तक महदूद है, मगर उनका बेटा कहाँ है नोबडी नोज। तो ये इस वक्त चल रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, जिसको वो बज़ाहिर ऐसा महसूस करवा रहे हैं। जो आईनी एक तो बहस है, एकेडमिक बहस है, सियासी बहस है, आईनी बहस है कि जनाब ये कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस माहौल में होना चाहिए। मगर अगर पहले ही ये एक मार धाड़ की, और ये वैसे भाई JUI अब नरम पोजीशन दिखा रही है, अभी पता नहीं उनका फाइनल ड्राफ्ट क्या आता है, वेरियस मसबदे उनके आते रहे हैं। मगर मौलाना साहब का पहले ये था कि ये मुतनाज़ा असम्बली है, इसके जरिए इलेक्शन की तरमीम करने की इनकी अहलियत नहीं है, वो भी मुतनाज़ा ही होगी। वो अगर इसके पे माइल भी हो जाते हैं तो ये उनकी एक रिवर्सल है। दूसरा उनका ये कहना भी था कि अगर ये लोटाक्रेसी के जरिए अगर ये इस तरीके से किया गया तो शायद वो इसका हिस्सा ना बने। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल इस पर खामोश है, मगर ये मैं क्योंकि पहले तो पंजाब की हद तक ये या KP की हद तक ये हो रहा था, अब ये अख्तर मेंगल साहब बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, वो एक वैसे ही हसास सूबा है। उनकी पहले ट्वीट भी आ चुकी हुई है कि हमारे लिए वो पहले ही याद रहे कि रिजाइन कर चुके हुए हैं, और इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। बलोच नेशनलिस्ट जो हैं बहरहाल
बहरहाल उनका असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर एक नुमाइंदगी बड़ी ज़रूरी था, इसको लाइटली लिया गया। ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि फिर हो सकता है हमें अपने सेनेटर्स को भी वहाँ से रिज़ाइन करवाना पड़े। और आप अब कह रही हैं कि ये लेटेस्ट खबर आई है कि ये किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये फिर ये जीत के भी कुछ जंगें हारी जाती हैं, तो अगर इस माहौल में होगा और जिसमें कि ये अगर पता नहीं अभी क्या फाइनल मुसवदा क्या करते हैं, क्या किया जाता है, क्योंकि लार्जली राय होता है, और जो लार्जली आ रहा है 2-3 इश्यूज आ गए हैं कि जिसके इर्द गिर्द बहस सारी चल रही है कि ये जो मुसवदे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बहस ये है कि क्या आईनी अदालत, आईनी बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर जिस तरह के पहले एक शरीयत का बेंच है, या आईनी अदालत होगी अलग से कायम? उसमें एक बिलावल भुट्टो साहब ने एक इजाफा कर दिया हुआ है कि जी सूबे में भी एक आईनी अदालत होगी। तो वो मुझे उसके खद्दोखाल नहीं समझ आ रहे कि वो कैसे होगी। दूसरा जो है, एक और जजों की तकर्री के हवाले से तशवीश पाई जाती है कि अगर इस तरह लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ओपनली कह चुके हैं कि जनाब ने ये कोई 8 फरवरी को ना छेड़ दें, या बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि जी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे सीनियरिटी के निज़ाम को जो एग्जिस्टिंग है, एक तो है ना कि वो वैसे ये बहस रहती है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए नहीं, मगर अगर बदनीति पे बुनियाद और एक शख्सी हवाले से ये तब्दीली की जाती है जजों की तरीक़ाकार को, तकर्री के तरीक़ाकार को बदलने, फिर ये एक डिफरेंट मसला हो जाता है। और वकला का बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन आया है और लार्जली अक्रॉस द बोर्ड, ज़्यादातर उसमें आप कह सकते हैं कि 90-95% जो वकला हैं उनकी तरफ से बहुत रिएक्शन आया है। और अगर ये इसी तरह ही जिस तरह जारी रहा, सही उसके अंदर मुझे अगर आप इजाजत दे तो मैं चूंकि चाह रही हूँ कि हम एक लीगल पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया पंसोता साहब, थैंक यू सो मच। जी बैरिस्टर साहब, आपका ये बड़ा क्रेडिट है कि सबसे पहले आपने हमारे प्रोग्राम में ही ये तजवीज़ की कि अगर आईनी अदालत को छोड़ें, मगर अगर आईनी बेंच हो जाए तो उसमें शायद किसी को एतराज़ ना हो। अब देख रहे हैं उस तरफ जाता है बात, या आईनी अदालत की तरफ ही किया जाता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन, आप मुख्तलिफ मसवदे जो आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल हमें एक्सप्लेन कर सकें कि क्या होने जा रहा है। देखिए सर, इस मसवदे को जहाँ से ये बात शुरू हुई थी वहां से लेके अब तक तो ये बहुत डाइल्यूट हो चुका है, और उसमें एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का और वकला का बिलखसूस। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग एजिटेशन की और अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज जो है सामने रखे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता हुआ अब यहाँ आ गया। अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या है, बट मुझे लगता है अब जिस तरफ गवर्नमेंट जा रही है या जिस तरफ इसके ऊपर कंसेंसस बनाया जा रहा है, वो ये है कि टॉप 3 में से एक शख्स जो है उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, और उसके बाद बेंचेस वगैरह की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ही कर दी जाए। जो भी अगर वो चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन या अपनी पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दे हैव दिस फीलिंग कि वो फिर सारी की सारी चीजें जो है वो उस हिसाब से चल सकती हैं जिस तरह वो चाहते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर इस बात पर भी बात आ जाएगी तो सिलेक्टिंग अ चीफ जस्टिस फ्रॉम अ पैनल ऑफ 3 वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आप ये नहीं हो सकता कि सबसे सीनियर जज को छोड़ के दूसरे या तीसरे नंबर पर लगा दें। एंड सेकेंडली, वो वैसे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ होगा, तो वो आई डोंट थिंक सो सस्टेन करेगी। अब सारी की सारी कंसेंसस इसके ऊपर बनाई जा रही है, बिकॉज द होल पॉइंट इज टू मेक श्योर कि एग्जीक्यूटिव का रोल हो इन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड ही कैन सिलेक्ट। इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते बाकी इदारों के साथ जहां पर सरबराहान को इस तरह लगाया जाता है। जुडिशरी का रोल जो है वो आइन के अंदर इस तरह है आर्टिकल 175 के तहत कि दे हैव टू वर्क एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज अ वॉच डॉग ओवर एवरीबॉडी एल्स। अब अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है उसको भी आप इस तरह कर देंगे, और ऑलरेडी अगर 18वीं तरमीम में आप देखें तो उसके बाद 19वीं तरमीम में भी जब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने जजमेंट दी थी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश की गई थी, तो वो यही था कि आप उनकी से डालें बीच में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर है जहां पर हम जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स जो है उनको इस तरह पॉलिटिसाइज कर दें, तो शायद ये भी स्टैंड ना कर सके जिस तरफ वो अभी जाना चाह रहे हैं।
बाकी तो तमाम स्क्वेयर्स पर गवर्नमेंट भी और वो क्वार्टर्स जो कि बेसिकली आईनी तरमीम को प्रमोट कर रहे हैं, वो आई थिंक दे हैव मिजरेबली फेल्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रोटेस्ट या जो एक ह्यू एंड क्राई आया फ्रॉम लॉयर्स स्पेशली। ये एक और जो तजवीज़ दी जाती है, इसके अंदर सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ तो ये है कि एग्जेक्टिव का जो रोल है कि जी अगर इस तरह की कोई नई आईनी अदालत बनाई जाएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले उसके चीफ को लगाएंगे और फिर वो खुद ही जजेस की तकर्री के हवाले से वो एक वैसे ही जो है आईनी भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, प्लस जो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बार बार जिक्र करते हैं उसकी भी वो स्पिरिट में नहीं है। तो ये सारा, और फिर ये एक एंटिसिपेशन रहती है कि ये बहस रहती है हमारे यहाँ सीनियरिटी की कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर टाइमिंग की बात है कि ऐसे मौके पे जहां नजर आए कि उसका मकसद जो है कंट्रोल करना है, इट इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ दिस आर्गुमेंट, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। देखिए सर, बात यह है कि एक प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी है। जब एक जजेस एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, ऑल ऑफ देम न्यू कि इस टाइम पर उनका चीफ जस्टिस जो है वो बेसिकली मटेरियलाइज हो जाएगी या वो हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर अगर आप इस प्रिंसिपल को चेंज करते हैं तो हाउ कैन अ सीनियर जज फंक्शन अंडर द जूनियर जज, बिकॉज मास्टर ऑफ द रोस्टर या जो चीफ जस्टिस हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सो अगर इक्वल्स में फर्स्ट वो है तो फिर इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी तो फिर लेट्स से मंसूर अली शाह साहब नहीं सिलेक्ट होते फॉर सम रीजन, हाउ कैन ही फंक्शन? सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे के सारा सीनियरिटी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में इट इज देयर फॉर अ रीजन। हाई कोर्ट्स में भी इसको फॉलो किया गया, बल्कि काजी साहब तो इस प्रिंसिपल के बड़े मददार थे और उनको बड़े पसंद था कि ये प्रिंसिपल जो इसको फॉलो किया जाए। लेकिन आज अचानक हम देखते हैं कि वो इस प्रिंसिपल के ऊपर भी अपना उन्होंने गिवन किया। और चले हाई कोर्ट से हमें मान सकते हैं कि ये बात चल सकती है, वैसे तो वहां पर भी होना चाहिए सीनियरिटी कम फिटनेस, बट मेनली सीनियरिटी प्रिंसिपल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप कहाँ ले जाएंगे उसको? और उसका जो बुनियादी मकसद नजर आ रहा है, मैं ये कहता हूं कि जब सबका क्राइटेरिया एक है, सबका तरीकेकार एलिवेशन का एक है, तो हाउ कैन यू से कि जी फर्स्ट नंबर वाला नहीं, हमें तीसरे नंबर वाला चाहिए? सवाल तो फिर वहीं पर रहता है। सो ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तो आप किसी को भी चीफ जस्टिस लगा दें। यही तो इस जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जी आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? या तो फिर आपने इनिशियल एलिवेशन जो है उसको चैलेंज किया और कि वो बंदा ठीक तरह एलिवेट नहीं हुआ, अगर वो हो चुका है तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई फर्क है। सो ये सारी की सारी बातें जो है वो आपने जिस तरह बात की कि ये बुनियादी ढांचे के भी खिलाफ हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी खिलाफ हैं, और ये जो प्रिंसिपल है जो कि इन्विजिट करता है उनको जुडिशल, आप जिसको कहते हैं कि सॉवरेनिटी देता है कि वो सारों के ऊपर अपना एक इंडिपेंडेंस से एक्सरसाइज कर सकें पावर, उसके भी खिलाफ है। तो अगर आप उस चीज को लेके जाएंगे, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, क्योंकि महदूद वक्त है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर कि एक तो ओवरऑल ये इस हाथी की बात हो रही है कि जनाब आईनी अदालत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मगर एक छोटी सी हाथी की दुम है जो कि साइड लाइन्स में हल्की फुल्की उसकी गर्दिश सुनाई देती है कि जी सर्विसेज चीफ के हवाले से कि उसको पहले वो आर्मी एक्ट की बजाय वो कानून के अंदर था कि वो है उसको एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्लस ये कि एग्जेक्टिव से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके उसको पार्लियामान में किया जाए। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी पार्लियामानी सुपरमेसी होती है, मगर यहाँ हमने देखा है जिस तरीके से एमएनए सेनेटर उठाए जा रहे हैं और वो सेनेट चेयरमैन को अगर बीच में डालते हैं नेशनल असेंबली का स्पीकर, तो इन मौजूदा हालात में उनका क्या इख्तियार रह जाता है? उसके मतलब क्या आप देख रहे हैं कि ये कहीं सीरियसली भी ये भी प्रपोजल है नहीं है? आपके तक क्या इत्तला है? देखिए जी, प्रपोजल्स की हद तक तो आमिर साहब अभी बिल्कुल इस चीज के ऊपर श्योर नहीं है कि क्या क्या चीज है, बिकॉज वो प्रपोजल तो मेरा ख्याल जो बैठ के इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं शायद उन बेचारों को भी पूरी तरह नहीं पता, वो भी हो सकता है थोड़ी देर में उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन जब ये सुनने में जो आ रही है, जिस तरह आपने भी बात की है, एक क्लियर कट एक तरीकाकार है या एक अटेम्प्ट है टू सर्कमवेंट किसी न किसी की पावर। अब अगर आप ये काम कर रहे हैं, और वो हमेशा इस पर तो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस भी मौजूद है कि अगर पर्पस किसी कानूनी लेजिस्लेशन का या आईनी तरमीम का इज टू बेनिफिट समबडी या इज टू बेनिफिट ए पर्टिकुलर पर्सन, या उसका मकसद जो है वो टाइम स्पेसिफिक है, तो उसको तो पास्ट में स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि जनाब आपने अगर इस सारी चीज को इंप्लीमेंट करना भी है तो आपने इसका लार्जर इंटरेस्ट देखना है। कोई ये नहीं कहता कि ये आईनी तरमीम नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इनकी सारी टाइमिंग्स अगर स्टार्टिंग फ्रॉम पीडीएम्स गवर्नमेंट, पहला लॉ उन्होंने आते सबसे पहले पास किया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, दूसरा लॉ आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के केसेस खत्म होते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट होके आ गए, इनकी सिलेक्शन आप देखें जिन जिन कवानीन पर उन्होंने काम किया, ये बड़ी अजीब एक महज इत्तेफाक है कि सारे वो कवानीन जो पार्लियामेंटेरियंस को इन टर्म्स ऑफ
नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या उनकी और बाकी इल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कानून साजी हो गई। मैं आपसे खुद पूछता हूं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, जितनी देर में एक कानून ऐसा हो जो कि पब्लिक एट लार्ज के फायदे के लिए आया हो। अब इस कानून को भी ये कहा जा रहा है जी, आईनी तरमीम को जी पेंडेंसी खत्म करनी है। पेंडेंसी आपके प्रोग्राम में बहुत दफा हम जिक्र कर चुके हैं कि 170, 80 इतने केसेस हैं, उसको खत्म करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें क्यों चाहिए? एंड इवन अदरवाइज लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह मर्डर रेफरेंसेस बहुत हाई हो गए थे, तो बहुत सारे जजेस को उन्होंने बेंचेस बैठाए और मर्डर रेफरेंसेस निकालना शुरू कर दिए। अभी हमारे लाहौर हाई कोर्ट के बड़े काबिल एहतराम जज हैं शहराम सरवर साहब, वो भी मुल्तान गए, वहां पर जाके सारी पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसी तरह पेंडेंसी यहाँ भी खत्म की जा सकती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, इन बातों को इस तरह लिया जाता है एज ए प्रमोट और तरह किया जाता है, बट उसके बैकड्रॉप पर चीज कोई और होती है। वो तो क्लियर है वो तो उसके अंदर तो वो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है कि उनके लिए लेजिटिमेसी का इश्यूज, क्योंकि उनको पता है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से ये इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने हर सूरत में जो भी बाय हुक और क्रुक जो है ये इख्तियार और जो है ना अपनी ताकत गवर्नमेंट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म तक वो रखना चाहते हैं। सो वो तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है ये एजेंडा और वो तुले हुए हैं। मगर उसकी मज़ाहमत जो है फिलहाल सूरत हाल ये है कि पीटीआई जो है वो तितर बितर हो चुकी है, उनके जो मेन लीडर हैं वो जेल में हैं, उन तक एक्सेस नहीं है, सेकंड टियर भी जेल में है या दौड़ा हुआ है, थर्ड टियर आपस में लड़ पड़ रहा है। तो मगर ये कोई पीटीआई का इशू नहीं रह जाता, ये तो सारे फिर पाकिस्तान का इशू है। वकला बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं मगर पता नहीं उनकी एक्सटेंट क्या होगी। जजेस की तरफ से जो 8-5 में जो सिस्टम्स नजर आई थी वो उसके बाद से खामोश बैठे हुए हैं। क्या वो इंतजार करते रहेंगे जब ये हो जाएगा फिर वो कुछ करेंगे, ये जब तक करने की पोजीशन में रहते भी है या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। मैं समझता हूं जी कि इस बैटल में जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेट करती, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त जुडिशरी का है। सब लोग बात कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं और वो सब कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इट विल बॉयल डाउन टू द मेजॉरिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी है और जो ये बिलीव करती है कि यानी तरमीम का मकसद जो है विंग्स क्लिप करना है, तो देन दिल हैव टू स्टैंड अप टू इट। अगर आपको याद हो कि पास्ट में जस्टिस इरशाद हसन साहब के टाइम पर भी एक दफा बेंच पे ठाकर डिसीजन को सेटिसाइड किया गया था। मैं वो चीज सजेस्ट नहीं कर रहा, वो प्रपोज नहीं कर रहा, इट इज फॉर द जजेस टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है, बट एट सम पॉइंट दे विल हैव टू स्टैंड अप एंड डिफेंड देमसेल्व्स। हर दफा इस इदारों को किसी दूसरे इदारे ने डिफेंड नहीं करना। वकला ने बहुत दफा बाहर निकल कर मारे भी खाई हैं, जाने भी दी हैं, खून भी दिया है इस मूवमेंट को, लेकिन हर दफा खड़े होकर एक हद तक हम जा सकते हैं। दिस इज द टाइम जहां पर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में अगर मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमने इस चीज को अपोज करना है या हमने इसको नहीं होने देना, देन दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट, बिकॉज वो भी अपनी कोर्ट लगा सकते हैं। मेजॉरिटी फुल कोर्ट बुलाकर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकती है। सो मैं समझता हूँ वो रोल हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स सी वो कब होता है। जहां तक हमारा रोल है एज द लॉयर्स, एज द सिविल सोसाइटी मेंबर्स, हम तो अपने अपने टाइम बात कर रहे हैं और हम ये बात इस लिहाज से कर रहे हैं कि ऐसी आईनी तरमीम के अंदर शिक जिसका मकसद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करना हो, या ऐसी शिक जिसका मकसद किसी पर्सन स्पेसिफिक इशू को डील करना हो, उसके हम खिलाफ हैं। बाकी आईनी तरमीम होनी चाहिए तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। पार्लियामेंट इटसेल्फ का जो लोकस है वो भी तो किसी ने देखना है। जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इशू है, कल को फर्ज करें सारी पेंडिंग पिटिशंस पे फैसला आ जाए कि ये तो इलेक्टेड ही नहीं थे, तो फिर हम कल को इस आईनी तरमीम की क्या वेरासिटी रह जाएगी? उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं कि उन पिटिशंस को 1 महीने 2 महीने में आप डिसाइड करवाएं, ताकि ये तो पता लगे कि जिन्होंने ये आईनी तरमीम प्रपोज करनी है, डू दे हैव द लोकस टू डू दिस। ये चीज अभी हम डिस्कशन बनी, हम चाह रहे नहीं, अब चूंकि जो लोग बैठे जल्दी जल्दी ये काम करें एंड लेट्स मूव ऑन। ये बस लोगों को इसकी एक्सटेंट का या इसकी ग्रेविटी का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है, पर मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुडिशरी और पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर हमला इसलिए भी है कि पहले जो काम होते रहे वो ज़्यादातर मार्शल लॉ में होते रहे। जो मुशर्रफ के दौर में वो सारी जो मूवमेंट चली वो मुशर्रफ का दौर था और बाद में भी खैर ट्रांजिशन हो गई थी, मगर अभी वो बैठे हुए थे। मगर ये तो 18वीं तरमीम में भी ये नहीं हुआ और ये एक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं, पूरी जुडिशरी का है। क्विकली 1 मिनट के अंदर अगर आप इसको सम अप कर सकें। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक
एक अगर हम मान लेते हैं इनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ये सबसे बड़ा एक हमला है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड मेनी अदर थिंग्स इस पर डिस्कस की। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, लेकिन जितना बड़ा हमला है इसका रिस्पांस भी उतना ही बड़ा चाहिए, और वो बड़ा रिस्पांस सिर्फ जुडिशरी दे सकती है खुद। अगर वो इस रिस्पांस को नहीं देंगे, इसको बर्दाश्त करेंगे, तो बस फिर वो बात चलती रहेगी जी, फिर मैं और आप प्रोग्राम्स में ये बात करते रहेंगे और इसका खमियाजा भुगतते रहेंगे। लेकिन जिसका असल मसला है उसको इस दफा खड़े होना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं चल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद मनसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंशाल्लाह जरूर आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए भी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो चुका है कल का। नंबर गेम का इशू है या आपके नजदीक कोई और वजह है? नहीं, वो अभी मेरा ख्याल है ये जो कहा जा रहा था कि कल इजलास बुला लिया है और कल ही वो सारा कुछ हो जाएगा कैबिनेट करके, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे ये जो है जो मीटिंग्स वहाँ जाती उम्रा में चल रही है, अभी काफ़ी और मराहल आएंगे। ये जितनी आसान समझ रहे हैं कि वो जिस तरह रात के 12 बजे बंदे इकट्ठे करके वो कर लिया था, माहौल तब्दील हो चुका हुआ है। सो ये इतना आसान काम नहीं है, बड़े इम्तिहान आएंगे, बड़े कड़े इम्तिहान आएंगे। चलिए वक्त खत्म हो चुका, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।